सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है गौतम और ये कुंडली आई है बीरभूम वेस्ट बंगाल से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1982 सुबह 7 बजे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बनकर रहिएगा। बड़े छोटे प्रश्न हैं इनके। आप लोग जैसे देख रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं कि ये कुंडली मेष लग्न की बनी है। नवांश सिंह का बना और दशमांशा भी सिंह का ही बना है। यह अपने आप में ही व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए काबिल बना देती है। यही नहीं, इनकी कुंडली का जो पंचांग बना है उसमें चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के होकर के व्यक्ति की कुंडली को पापग्रह बना रहे हैं और यहाँ सुखेश होकर के जन्म कुंडली में राहु के संग जा रहे हैं और गुरु से पर दृष्ट हैं। तो चंद्रमा के ऊपर कम से कम गुरु से दृष्ट होना और केंद्र में सूर्य और बुध का होना है, ये बहुत अच्छी और उत्तम बात होती है। वसंत ऋतु उत्तरायण में जन्मे हैं, इस वजह से आत्मबल यहाँ कमजोर नहीं है। गुरुवार को जन्मे हैं तो गंभीर बुद्धि के हैं, गंभीर मानसिकता और अच्छी काया का व्यक्ति होता है। सुहृद नेचर का होता है, बड़ा ही संतुलित होता है और गंभीर होता है मानसिकता का। बुद्धिमान होता है और शास्त्रज्ञ भी होता है, निपुण होता है चीज़ों को समझने में। गुरुवार शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि शोभन योग और विष्टिकरण, ये चीज़ें बिल्कुल ही अच्छी बन रही हैं। चंद्रमा यहाँ पे हालांकि पापग्रह हैं पर शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में सांसारिकता भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है भगवान। इस वजह से उसे घटा करके, राजसिक तत्वों को घटा करके, तामसिक तत्वों को घटा करके उसमें सात्विक प्रभावों का प्रभाव कुंडली में बढ़ाने की आवश्यकता है। ये कुंडली अच्छी बनी है पर कमजोरी क्या है कि लग्नेश छठे भाव में कन्या राशि में बैठे, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है, लेकिन वो उसको साहस बटोरने की आवश्यकता होती है। जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि और मंगल का बैठना व्यक्ति को साहसी बनाएगा, पर ये साहसी बनाएगा इसलिए नहीं क्योंकि वो साहसी बनना चाहता है, क्योंकि अब इनके जीवन में ऐसे विषम परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसके लिए भगवान आपको साहसी बनाकर भेजे, नहीं तो कंधा टूट जाएगा। आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां विपरीत बनती हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि नौकरी में अनएस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, नौकरी में हूं पर उसमें प्रोग्रेस नहीं है। नौकरी भाव में शनि मंगल बैठे हैं, इस वजह से मैंने क्या बात कही, हम इसको ऐसे समझने की बारी है। आपके जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है आपके पूजा पाठ करने के बाद, मतलब ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। ये बात बड़ी गहराई से समझने की है। अगर आपके जीवन में जैसे कोई व्रत करता है, कोई व्रत उपवास करता है, तो वो उस दिन मलाई रबड़ी वगैरह या कुछ बढ़िया चीज़ नहीं खाता। लेकिन कोई नहीं कर रहा है व्रत, लेकिन वो तो खा रहा है, वो तो सारा मज़ा ले रहा है मिठाइयों का, पकवानों का। लेकिन व्रत वाला जो व्यक्ति है वो तो पकवान नहीं खा रहा, तो सुख किसे है? सुख आपकी दृष्टि में तो यही होगा कि भाई जो खा रहा है वो जीवन का आनंद ले रहा है, परंतु नहीं। अगर ऐसी बात है तो सोच के देखिए कि व्यक्ति अभी भोजन जो नहीं कर रहा या व्रत आदि नियम और उपवास आदि इस जीवन में कर रहा है, उसका इहलौकिक सुख भले कमजोर हो रहा है पर पारलौकिक सुखों की प्राप्ति हो रही है। पर जो व्यक्ति भोजन में संपूर्ण चीज़ें आहार से युक्त होकर के ले रहा है, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा रहा है ना। भक्ष अभक्ष का जो व्यक्ति अपने जीवन में सिद्धांत लागू नहीं करेगा, उसके जीवन को कष्ट से युक्त देखा जाता है, तो उसका पारलौकिक सुख गड़बड़ होता है। जैसे दुर्योधन संपूर्ण राज का सुख भोगते थे, पर विजित कौन हुआ? युधिष्ठिर, जो राज्य को कुछ वर्षों तक नहीं, 14, 15, 16, 17 लगभग वो लोग बाहर ही रहे, पर स्वर्ग तक आरोहण किसका हुआ? धर्मज्ञ युधिष्ठिर महाराज की। तो उसी तरीके से हमारे परमात्मा हमसे हमारे जीवन में विपरीत स्थितियों का निर्माण करके हमारी परीक्षा लेते हैं, और वही परीक्षा जब आप पास हो जाते हैं तो वही आपको फल की प्राप्ति होती है, वही फल का मिलना है, फिर आपको सुख मिलता है। तो ये कहने का अर्थ है। तो यहाँ पे भी एकादशवें के शुक्र, मैंने कल के भी सुबह वाले कार्यक्रम में ये बात कही थी और आज भी यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली के एकादशवें भाव में शुक्र बैठे हैं तो निस्संदेह वो जीवन में सब कुछ देने वाले होते हैं, टोटल कुछ भी छोड़ते नहीं। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, सुंदर पत्नी, जीवन का सार्वभौमिक सुख, चिरंतन सुख, ऐश्वर्यशाली, बुद्धिशाली, ज्ञान से युक्त, अनुभवों का सागर, ये सब व्यक्ति के पास होता है। पर जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि और मंगल के बैठने के कारण व्यक्ति को
साहस अतिरिक्त जुटाना पड़ता है। इसके साथ साथ जो आपका चंद्रमा है वो पापक है और गुरु से तो दृष्ट है। इस कुंडली में भाग्येश जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, शुक्र गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, इस वजह से अनुभव भी है, धर्मशास्त्र का जानकार भी है और साथ ही साथ वो बड़ा ही अच्छे नेचर का भी है। पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे और राहु की दृष्टि गुरु पे, ये जो स्थिति बन रही है वो व्यक्ति के जीवन में असंतुलन पैदा करने के लिए काफ़ी है और कई बार दाम्पत्य और डेली रूटीन को परेशान करने के लिए काफ़ी बन रही है, क्योंकि यहाँ गुरु शत्रु की राशि में बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति के जीवन का जो छोटा समाज है, जो डेली रूटीन है, जो उसकी दिनचर्या है, वो बाधित हो रही है। तो हमें सबसे ज़्यादा अपनी दिनचर्या को ठीक करने की बारी है। यहाँ शनि मंगल जिसका प्रभाव बताया, यहाँ राहु के साथ चंद्रमा आपको कभी भी एक काम पे लगातार बने रहने देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बार बार काम बदलिए और बेवजह की यात्राएं करिए। अभी आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है, जो बुध की दशा 2023 के जून से बदली है और ये बुध आपकी कुंडली के लिए परम पापी ग्रह होकर के नीच के बैठे हैं। हालांकि उनका नीच भंग हुआ है, पर जो ग्रह बुध का नीच भंग कर रहा है वो स्वयं भी शत्रु के घर में बैठा है और सूर्य जो इस कुंडली के पंचमेश होते हैं वो भी 12 में बैठे हैं किसी पापक ग्रह का, कोई दो पापक ग्रह के साथ। तो बुध जो जन्म कुंडली में तृतीयेश होते हैं तो व्यक्ति साहसी तो होगा, क्योंकि शनि मंगल जैसे दो क्रूर और पापक ग्रह देख रहे हैं, परंतु उस सूर्य पे जो पंचम भाव के अधिपति हैं उन पे शनि और मंगल जैसे दो पापक ग्रहों की दृष्टि के कारण दाम्पत्य में, प्रेम में, यश में, संतान में, मेहनत करने में, शिक्षा में, वाणी में, इन सब चीज़ों में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं और इसी के कारण व्यक्ति का रिकॉग्निशन उससे दूर जा बैठता है। तो हमें यहाँ मनाने की आवश्यकता भगवान भोलेनाथ की है, क्योंकि चंद्रमा ठीक हो जाए, शिव जी की पूजा, उसके बाद बजरंग बली की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, लाल पुष्प की माला मंगलवार को बजरंग बली को अर्पित करिए। इसके साथ साथ अपने सूर्य को आराधित करिए और उसके लिए इस कुंडली में अगर हो सके तो नवमांश कुंडली में जो स्थिति बन रही है, सूर्य केंद्र में आ रहे हैं लग्नेश होकर के, यहाँ पे भी लग्नेश होकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं, उच्च के हैं। इस कारण से अगर आप बन पड़े तो एक माणिक्य धारण कर सकते हैं। अब इनकी कुंडली को जरा देखिए तो जन्म कुंडली के केंद्र के 3 घर खाली हैं और कोई भी घर जब खाली हो जाता है तो उसमें कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं और वो और भी घर तब खराब हो जाता है जब उस पर किसी की दृष्टि ना हो। मतलब आपने अपना घर खाली छोड़ा और उसको किसी को सुपुर्द नहीं किया, किसी को कहा नहीं कि मेरा घर देखते रहना। तो जन्म कुंडली में लग्न पे गुरु की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धर्म रहेगा पर व्यय भी रहेगा, पर धर्म ज्यादा रहेगा, लेकिन धर्म और भाग्य शत्रुता के साथ रहेगा। क्लियर है? इस वजह से आपको पूजा पाठ पे ध्यान देना ही होगा, ये इस कुंडली की आवश्यकता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा जो हैं वो एक पापक ग्रह के संग बैठे हैं और लेकिन शत्रु के घर में बैठे भाग्येश से दृष्ट हैं। इस वजह से शत्रुता के संग व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति मिलेगी, एक जैसी नहीं। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में 12 में बैठे हैं, मतलब एक ऐसे घर में या फिर ऐसे जगह पे बैठे हैं जहां से उनको काफी मतलब मोटे मोटे लेंस लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के वो अपने घर को देखेंगे। हालांकि वो कितना भी चाह जाएं फिर भी वो अपने घर को देख नहीं पा रहे हैं। और उसके ऊपर से उनके इस पंचम भाव के अधिपति सूर्य के ऊपर इस कुंडली के परम शत्रु ग्रह शनि, शत्रु सूर्य के परम शत्रु की दृष्टि है, लेकिन एक उनका मित्र भी उन्हें देख रहा है। इस वजह से व्यक्ति को थोड़ी बहुत बेचैनी के साथ अपने संतान से दूर रहते हुए अपने मेहनत के परिणाम के बाद, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने के बाद उन्हें उनका रिकॉग्निशन मिलता है। पर वो जो संतान है और वो जो आपकी रिकॉग्निशन है वो आपसे ऊर्जा खूब खींचेगी, तब जाकर के आपको उसका सुख मिलेगा। अष्टम भाव खाली रहेगा तो यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मतलब ये मंगल यानी कि छोटे भाई, आपका पराक्रम और आपकी ऊर्जा और इसके साथ साथ आपका सोचने समझने का जो बल है, ये तीनों ही आपके लिए आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। और वो विपरीत परिस्थिति आपके पिता को प्रभावित कर सकती है, आपके मन बुद्धि चित्त को प्रभावित कर सकती है, आपके इंटेलिजेंस को प्रभावित कर सकती है, उसके साथ साथ आपके मेहनत को भी प्रभावित कर सकती है। तो इतनी सारी चीजें आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण कर सकती है। दशम भाव के अधिपति शनि इस कुंडली में छठे भाव में है, पर उच्च की राशि में या उच्चाभिलाषी होकर के बैठे हैं, पर उस पर सूर्य और बुध का प्रभाव है, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। और दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्नेश के संग छठे भाव में बैठे हैं। इस वजह से पैतृक संपत्ति, पिता का कारोबार, पैतृक और खानदान का काम, इसके साथ साथ
उसके जीवन में थोड़ी बहुत अनिरंतरता के साथ उसका जीवन चलेगा, क्योंकि चंद्रमा भी राहु के संग ग्रहण में है और दशम भाव के अधिपति छठवें भाव में। और कई बार व्यक्ति के जीवन में अपने जो कलीग होते हैं और खास करके जो कनिष्ठ कर्मचारी होते हैं उनसे विपरीत परिस्थितियां बन सकती है, इस वजह से उनसे सावधान रहना चाहिए। इसके साथ साथ व्यक्ति कभी भी अपने आप को गंभीर बनाने के बारे में ही विचार करे, कभी आसानी से किसी से अपना मुंह ना खोले। बहुत शांत रह करके अगर इस कुंडली को काम में आगे बढ़ाया जाएगा तो ये कुंडली निस्संदेह ये रिस्पॉन्सिबल कुंडली है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। लग्न पे मंगल का प्रभाव लग्नेश होकर के देखेंगे तो व्यक्ति को आयु दे देंगे। अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि व्यक्ति को आयु देती है। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल शनि के संग बैठे हैं, इस वजह से आयु का योग बहुत बढ़िया बनेगा। पर बीमारी भी हो सकती है, इस कारण से हमें अपने रक्त का, अपने मानसिक अवस्था का, अपने पेट का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? एकादशवां भाव ठीक है, बहुत अच्छा बना है इस कुंडली का एकादशवां, पर ये और भी अच्छा तब होता जब शनि यहाँ बैठ जाते, या शनि यहाँ भी बैठे हैं तो कम से कम लग्नेश के संग बैठे हैं। हालांकि कुछ स्थिति अच्छी है, पाप ग्रहों का छठे भाव में बैठना अच्छा होता है, पर शनि दारिद्र दोष भी लगा रहे, इस वजह से हमें सावधान भी होना चाहिए। 12वां भाव ठीक बना है, इस वजह से अपने मित्रों पे सावधान रहें, ध्यान रखें, अपना कंसंट्रेशन लूज ना करें। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है, इस वजह से इस पे ध्यान दे करके अपने निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित ना करें, क्योंकि बुध से चंद्रमा भी केंद्र में है। हालांकि ये धन संपत्ति, मान, पद प्रतिष्ठा में कमी नहीं करेंगे, पर फिर भी परेशानी रहती है। दशमांसा कुंडली में भी लग्न के अधिपति होकर के भाग्य में ये सुख ठीक है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा नीच के, इस वजह से कारोबार को लेकर के हमेशा ही मानसिक अवस्था भ्रम में रहती है। बहुत ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश ना करें, बदलाव आपकी कुंडली में 2025 के नवंबर के बाद है। अगर हो सके तो इस दशा को जितना ज़्यादा हो सके शांति से बिताएं। इसके अतिरिक्त शुक्र के संग गुरु बैठे हैं, गुरु यहाँ भी शुक्र के संग, यहाँ भी गुरु शुक्र को देख रहे हैं, यहाँ भी गुरु ने शुक्र को देखा है। ये तीनों ही स्थितियां व्यक्ति को अनुभव सिद्ध बनाती हैं। उसके पास ज्ञान का बल है, उसके पास अनुभव का बल है, उसके पास शास्त्र का बल है, उसके पास सुविधाओं का बल है। ये सब आपकी कुंडली में कमजोर नहीं है, पर यह दशा जो अभी आपके ऊपर से गुजर रही है, यह दशा आपकी कुंडली में मेहनत करवाएगी, मशक्कत करवाएगी, धन देगी, पर थोड़ी बहुत चिंताओं के साथ। अपने अनुभवों को लाभ में लीज लेने की आवश्यकता है, अपने अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है। कंप्यूटरीकृत ज्ञान इस कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और बता दूं तो ये बुध आपकी कुंडली में अपनी दशा में निस्संदेह कुछ न कुछ अच्छा देके जाएंगे और खास करके मानसिक शांति भी देते रहेंगे। अब इस कुंडली में बात करते हैं इस कुंडली के नक्षत्र और लग्न पे। इस कुंडली के लिए पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहे, इस कुंडली के लिए अंक सदैव 4 बहुत अच्छा रहे, इस कुंडली के लिए सिंह और धनु राशि बहुत अच्छी रहे, इस कुंडली के लिए नक्षत्र सूर्य का सूर्य का नहीं, रेवती, पुनर्वसु, स्वाति, हस्त, मृगशिरा, अनुराधा और उत्तरा फाल्गुनी, ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में दिन मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा और गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा। रंग इस कुंडली के लिए गेरुआ और हरा बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित, कुरियर सर्विस से संबंधित, फलों से संबंधित, बच्चों के सामान, बच्चों की सामग्रियां, खिलौने, कपड़े, इन सब चीज़ों से संबंधित कारोबार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंटरनेट से जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं, पर थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ। इस कुंडली में व्यापार कोई भी बहुत अच्छा रहेगा और जब तक आप अपना व्यापार करेंगे तब तक आपको लाभ मिलता रहेगा। व्यापार इस कुंडली के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। ये इतनी सारी बातें। अब मैं आपको बात बताता हूं कि इस कुंडली में ग्रह बल कैसा है। तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल आपकी कुंडली में, सूर्य जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी, चंद्रमा जन्म कुंडली में शुभग्रह होकर के तीसरे भाव में, राहु के साथ ग्रहण उनका जो है वो उतना मतलब मजबूत वाला नहीं है, मतलब 10 डिग्री का अंतर है दोनों ग्रहों में, इस वजह से उतना टाइट कंजंक्शन का ग्रहण नहीं लगेगा, पर फिर भी आपको मेहनत करने पे वो विवश करेगा और मन आपका अव्यवस्थित करने के लिए, साथ ही साथ घर में व्यक्ति के कलह का वातावरण बचता है, वो अपने मानसिक संतुलन से घबराया हुआ रहता है, उसमें इरेगुलरिटी रहती है और कई बार वो अपना कम्युनिकेशन गैप भी करता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की बारी है। माता जी का स्वास्थ्य कमजोर ना हो, माता में धार्मिकता है, उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, पिता के साथ संबंध आपको ठीक रखना चाहिए, पिता को रोग ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बस इतनी सी बात। अगर कोई भी काम करना हो तो गुरु की दशा में, सूर्य की दशा में, शनि की दशा में और चंद्रमा की दशा में कोई भी काम किया जा सकता है। इस कुंडली में बचना चाहिए सूर्य में बुध, सूर्य में शनि मंगल, बुध में शनि मंगल और सूर्य, इनकी दशाएं। इसके साथ साथ बुध में गुरु भी कभी कभी कमजोर हो सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि लाभ पे सामान्यतः ठीक है, गुरु की दृष्टि लग्न पे आयु और गंभीरता और लाभ प्राप्त कराने के योग
और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे आपको धार्मिक और मनस्वी बना रही है। शनि की दृष्टि आयुप्रद, शनि की दृष्टि सूर्य बुध पे और मंगल के संग, इस वजह से साहस भरने का काम करेगा और कई बार व्यक्ति की बुद्धिमत्ता नुकसान में जाती है। वो बैंकिंग और फिनेंस का भी काम कर सकता है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव धर्म के लिए ठीक होगा, 12वें के लिए भी ठीक होगा और लग्न के लिए भी ठीक होगा। इस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ इस कुंडली में करना चाहिए। कम से कम रामचरितमानस के प्रत्येक अध्याय में से एक पेज प्रत्येक दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। पीपल के वृक्ष को जल अवश्य देना चाहिए। इसके साथ साथ सरसों तेल का दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। तब तक के लिए